अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ये चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है। अब इस टॉपिक के अंदर जो है वो हमें 3 से 4 बातें जो है वो बताई गई हैं। इसके स्टार्ट में बताया जाता है कि जब इंडस्ट्रीज़ का दौर स्टार्ट हुआ तो उसके रिज़ल्ट में दो बातें सामने आई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव बात ये है कि लिविंग स्टैंडर्ड जो था वो इम्प्रूव हो गया, लोगों को मुलाजमतें मिली और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो गया। जबकि नेगेटिव बात ये थी कि इस इंडस्ट्रीज़ का एक जो तूफ़ान आया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया था, उसके रिज़ल्ट में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई। उसके रिज़ल्ट में सॉलिड वेस्ट, एफ्लुएंट्स और गैसेस वगैरह वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ होना शुरू हो गए और इन्वायरमेंट के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर जो एफ्लुएंट वर्ड है, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है हर उस लिक्विड मटेरियल के लिए या हर उस पोल्यूटेड वाटर के लिए जो किसी इंडस्ट्री से निकलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हर पोल्यूटेड वाटर जो वो एफ्लुएंट कहलाएगा? तो आंसर इज़ नो। अगर आपके किचन में से कोई पानी जो है वो निकल रहा है जो कि गंदा है, वॉशरूम में से कोई पानी जो है वो निकल रहा है और वो भी गंदा है, तो वो एफ्लुएंट्स के अंदर नहीं आएगा। एफ्लुएंट्स के अंदर सिर्फ वो पोल्यूटेड वाटर आएंगे जो किसी इंडस्ट्री से रिलीज़ किए जा रहे हैं, मतलब उसके अंदर केमिकल्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ हैवी मेटल्स हो सकते हैं। अब इस टॉपिक के अंदर वैसे तो हैवी मेटल्स काफ़ी हैं, लेकिन इस टॉपिक के अंदर दो हैवी मेटल्स की बात की गई है, एक लेड और एक क्रोमियम। एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बारे में पूछा जाता है कि लेड का सोर्स कौन सा है और क्रोमियम का सोर्स कौन सा है। तो लेड जो है वो ऑटोमोबाइल्स मतलब कार्स वगैरह से रिलीज़ होता है, उनके धुएं के अंदर जो है वो लेड मौजूद होता है। जबकि जो क्रोमियम का सोर्स है वो है टैनरीज। टैनरीज कहते हैं चमड़े के कारखाने को, जहाँ पर जो है वो चमड़ा भेजा जाता है, बल्कि खालें वगैरह भेजी जाती हैं और उनको सारा प्रोसेस किया जाता है केमिकल्स की मदद से, उनको जो है वो लेदर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। जब इन टैनरीज से जो वाटर जो एफ्लुएंट्स जो है वो रिलीज़ किए जाते हैं तो उनके अंदर क्रोमियम मेटल की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है और क्रोमियम जो है वो एक हैवी मेटल है। अब इस टॉपिक के अंदर एक और बात जो सिखाई गई है वो है बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन को हम इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि जब कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट या टॉक्सिक को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से रिमूव करेंगे या डिग्रेड करेंगे तो उसको हम बायो रेमिडिएशन कहते हैं। अब ये डेफिनेशन पढ़ने से आपको लास्ट लेक्चर में एक की गई एक बात याद आ रही होगी, जिसको हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल पढ़ा था। उस बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर हमने वेस्प और एफिड की एग्जांपल पढ़ी थी। अब वह वेस्प और एफिड की एग्जांपल जो है वो इस बायो रेमिडिएशन से मुख्तलिफ है, या मैं ऐसे कहूँ कि बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायो रेमिडिएशन दो अलग चीज़ें हैं। अब इनके दरमियान में आपने डिफरेंस जो है वो लाजमी याद रखना है, क्योंकि अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें दोनों को पूछ लिया जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड बायो रेमिडिएशन। तो उसके अंदर छोटा सा एक फ़र्क है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर आप किसी पेस्ट को विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंट्रोल कर रहे होते हैं, जबकि बायो रेमिडिएशन के अंदर हम किसी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट या टॉक्सिक को रिमूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोबारा आपको बता रहा हूँ कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर किसी पेस्ट को हम कंट्रोल करते हैं, जबकि बायो रेमिडिएशन के अंदर हम किसी पोल्यूटेंट या टॉक्सिक को कंट्रोल करते हैं। तो बायो रेमिडिएशन की बात कर रहे हैं तो इसको हम इसी तरीके से डिफाइन करेंगे कि रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे बायो रेमिडिएशन की एक एग्जांपल ऐड की गई है। इसमें हमें बताया गया है कि जो एलजी है उनको यूज़ किया जाता है फॉर हैवी मेटल रिमूवल। अब एलजी अगर किसी पानी के अंदर जो हैवी मेटल्स मौजूद हैं तो एलजी या तो वहाँ पे ग्रो कर जाती है या उसको वहाँ पे ग्रो करवाया जाता है। तो वो क्या करती है एलजी के उस पानी के अंदर मौजूद हैवी मेटल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसको हम बायो एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, तो वो अपने अंदर बॉडी के अंदर हैवी मेटल्स को अब्जॉर्ब करते हैं और मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म की मदद से, मुख्तलिफ एंजाइम्स की मदद से उन हैवी मेटल्स को जो है वो ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और इस तरीके से इन्वायरमेंट में से हैवी मेटल्स को रिड्यूस या रिमूव कर दिया जाता है। तो ये एग्जांपल है बायो रेमिडिएशन की। लास्ट के ऊपर एक लाइन है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो हमारा नेशनल प्रॉब्लम है।
ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी पूछा जा सकता है, किसी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि हमारी नेशनल प्रॉब्लम क्या है। तो वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से हमारी वाटर बॉडीज़, जिसके अंदर जो है वो लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, ये सारे जो है वो पोllute हो रहे हैं। और इसकी वजह से मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज़म्स भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। मतलब कि जो पानी के अंदर रहते हैं, जिस जिस तरह हमने पढ़ा था कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज़म्स, मरीन ऑर्गेनिज़म्स, ये सारे जो हैं इस पोल्यूशन की वजह से काफ़ी अफेक्ट हो रहे हैं। और इस का ओवरऑल जो है रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। ठीक है। जिसकी वजह से जो है वो गर्मियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं और टेम्परेचर भी काफ़ी हाई रहने लगता है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जो है वो ऑर्गेनिज़म का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें जो है वो एहतियात करने की ज़रूरत है। और जो आप कह सकते हैं कि ये जो पोल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको कम करना चाहिए। और ये हम कैसे कम कर सकते हैं? इसमें हम रीयूज़ कर सकते हैं चीज़ों को, रिसाइकल कर सकते हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से पोल्यूशन कम होगी और जो है वो इसके इफ़ेक्ट्स भी कम होंगे।